क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। नाभादास हैं, गोकुलदास हैं, बैकुंठनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विट्ठलनाथ। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गुलाब राय। तो साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं बाबू गुलाब राय। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, गौरा बादल की कथा, वर्ण रत्नाकर। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गौरा बादल की कथा। और गौरा बादल की कथा जटमल की रचना है। किसकी है? जटमल की है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अष्टयाम, अष्टयाम नाभादास की रचना है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। और है 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का घा है, हिंदी की पहली आत्मकथा है। हिंदी की पहली आत्मकथा अर्थ कथा। किसकी है? बनारसी दास जैन की। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाणिनि कालीन भारत शोध, रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अगला है, इनमें से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है लहर, वैचारिकी, प्रेमराज, प्रणभंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वैचारिकी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है। लहर और प्रेमराज दोनों जयशंकर प्रसाद की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। और प्रणभंग, प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, रंग में भंग रचना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, मैथिली शरण गुप्त की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जैनेन्द्र कुमार की। तो रंग में भंग रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सुखदा, अनामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी, गोदान। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुखदा जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सुखदा किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। रसकलश मेरे प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, प्रादक्षिणा हरिवंश राय बच्चन की रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? कमेंट करके बताएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस रचना पर? चिदम्बरा पे। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। गजानन माधव मुक्तिबोध को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
सुमित्रानंद पंत की रचना है? झरना है, चिदम्बरा है, आंसू है, रसीम है? तो सुमित्रानंद पंत की रचना चिदम्बरा है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। झरना मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है, रसीम महादेवी वर्मा की है और आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और ये गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको कैसे याद रखना है, रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। और गद्यांश को कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर आपको दिख जाए भूमि शब्द, ठीक है, जन शब्द, राष्ट्र शब्द, पृथ्वी शब्द, माता शब्द, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। सभी का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा, बस आपको अच्छे से पैराग्राफ पढ़ना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह होती है निर्मूल। अगला है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर है रेखांकित वाक्यांश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको व्याख्या। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। यहाँ पर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, एक करना रहता है इसमें से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर भाषा शब्द मिल गया तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो जहाँ पर भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। दूसरा है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। इसके बाद है, भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत की परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है ये भी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसका अर्थ। ठीक है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ये हस्त अस्थिशेष तुम अस्तिहीन। ठीक है, तो प्रस्तुत
पद्यांश में कवि सुमित्रानंद पंत जी गांधी जी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुम्हारा शरीर मांस और रक्त से हीन है, अर्थात तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का अभाव है। ठीक है। हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम्हारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है और कभी कभी इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारा शरीर हड्डियों से हीन है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम पवित्र ज्ञान से युक्त केवल आत्मा हो। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे बापू, तुम प्राचीन कालीन संस्कृति के पोषक और सदैव नई बनी रहने वाली संस्कृति के प्रतीक हो, अर्थात तुम प्राचीन एवं नवीन संस्कृति के समन्वय को धारण किए हुए हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, तुम जीवन की संपूर्ण इकाई हो जिसमें शून्य और सारहीन संसार को समाहित कर लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, तुम्हारा आधार चिरकाल तक अस्थायी रहेगा और तुम्हारे द्वारा दिया गया आधार ही वह आधार है जिसके ऊपर भविष्य की संस्कृति पुनः प्रतिष्ठित होगी। ठीक है। तो इसका एक बार काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें रस शांत है और अलंकार अनुप्रास यमक रूपक और विरोधाभास है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो ये बापू के प्रतिपाठ से लिया गया है। कवि हैं सुमित्रानंद पंत। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए। तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य की मानव संस्कृति को खड़ा होना पड़ेगा। इसके बाद है कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। तो गांधी जी देखने में हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है। तो गांधी जी को शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात आत्मस्वरूप होने के कारण कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन कहा है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैं आपको इसकी पूरी बता ही दिया हूँ। ठीक है। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव आप मथुरा से हमें योग की शिक्षा देने आए हैं, तो कृपा करके वियोग की बातें मत करो। रत्नाकर जी कहते हैं कि दया कर दर्शन देनो, दुख दरबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ने। आपने हमें दया करके दर्शन दिया है, कृपा करके आप उस दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टोक टोक हुई है मन मुकुर हमारो है, ऐसा करने से मेरे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चूक है कठोर बैन पाहन चलाओ ना, तुम कठोर बचन रूपी पत्थर को मत चलाओ। एक मनमोहन तो बस के उजारों में, एक श्री कृष्ण तो मेरे हृदय में बसकर मुझे उजाड़ ही दिया है। हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। इसके बाद श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा है, उद्धव को। गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती है कि हे उद्धव, हम गोपियों के मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। इसके बाद वैन पाहन का क्या अर्थ है। तो वैन पाहन का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद 5 का नंबर है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लगभग 80 शब्द में आपको उत्तर देना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हजारी प्रसाद का जीवन परिचय है जो मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अगला प्रश्न, कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का मैंने जीवन परिचय लिख रखा है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 6 नंबर है, बहादुर कहानी के आधार पर बहादुर का चरित्रण अथवा पंचलाइट अथवा खून का रिश्ता कहानी का सारांश लिखिए। तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। 7 नंबर है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। और 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। तो इसका हम अर्थ आपको बता देते हैं। ठीक है, अर्थ बता देते हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक
पक्षी ने सभी के मध्य आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। तब एक कौवा उठ करके कहा, जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय इसका मुख इस प्रकार है तो क्रोध के समय कैसा होगा। इसके क्रोध होकर देखने से हम सभी गरम कढ़ाई में डाले गए तिल की भांति जहाँ वहीं के वहीं जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में लालित्य भावों को समझने की शक्ति और सुनने की अद्वितीय मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र के निर्माण में जैसी सत्य प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी विवेचना किसी भी साहित्य में नहीं है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक का होता है, ठीक है। सौने घनानाम पलवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चे सन रुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णादा नवा अम्बुधारा विहता नंदंत। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। इसका अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, ना चौरिहार ना राजहार ना भरतभाज्यम ना चाभारिकर व्यय कृत्य वदते एवं नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ठीक है, और ना ही यह बोझा बनता है। इसे जितना हम खर्च करते हैं नित्य उतना बढ़ता रहता है। आप संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखना है। इसके बाद 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्न करेंगे, 4 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है 10 का का खा और गा रस अलंकार छंद से। तो इसका इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है 9 नंबर से निबंध। तो ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फिर 12 का पहला है, चैनम का संधि विच्छेद होता है चे प्लस अनम और निश्चला का संधि विच्छेद होता है निस प्लस छला। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय का संधि विच्छेद, तो अंतः प्लस राष्ट्रीय हो जाएगा। इसके बाद है निर्विघ्नम में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है दशानन में, तो दशानन में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, मोहल्ले के साफ सफाई हेतु नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर का है। फिर 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है, तो प्रत्यय है, कृत्वा में क्री शब्द है यानी क्री धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है। और पुत्र में पुत्र शब्द है, मतु प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय लिखिए। तो आपको बताना है, देखिए बलवती में बल शब्द है और मतु प्रत्यय है। इसके बाद ख नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ग्रहम प्रतिगच्छ, तो यहाँ पर प्रति आ गया है, तो यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति। रामेण सह सीता वनम अगच्छत, तो यहाँ पर सह आ गया है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति। अग्नेय स्वाहा चतुर्थी विभक्ति। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।